मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। पीछा करने वाला उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था। लगभग 1 मील की यात्रा के बाद साधु ने एक साधारण से मकान के सामने पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही क्षणों बाद किसी ने दरवाजा खोला। साधु मकान के अंदर चला गया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। पीछा करने वाले को निराशा हुई कि दरवाजा बंद हो जाने के कारण वह अंदर का हाल नहीं जान पाएगा। वह अंदर जाने का उपाय सोचने लगा। मकान 1 मंजिल था। पास ही खड़े नीम के पेड़ की डाल मकान के छत पर झुकी हुई थी। पीछा करने वाला तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और डाल से कूदकर छत पर पहुंच गया। छत से नीचे झांका तो आंगन था। छत से नीचे एक रस्सी के सहारे लौकी की बेल लगी हुई थी। वह उसी रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। आंगन में पहुंचकर वह बड़ी सावधानी से कमरे की ओर बढ़ा। चांदनी रात होने के कारण उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह कमरे की खिड़की के पास पहुंचकर वहीं दुबक गया। कमरे में लैंप जल रहा था। एक अधेड़ स्त्री और साधु आसपास बैठे बातें कर रहे थे। पीछा करने वाला बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अधेड़ स्त्री आकुलता से बोली, इस बार तुमने बड़ी देर लगा दी बेटा। मैं तो घबरा रही थी। घबराने की कोई बात नहीं मां। तुम्हारा बेटा हर कदम पर सतर्क और सावधान रहता है। यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं भयभीत रहती हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होने से पहले हमारी पोल खुल जाए। निश्चिंत रहो मां, हमारा उद्देश्य पूरा होने का समय निकट आ गया है। मैं भी राजा की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई हूं। स्त्री ने हंसते हुए कहा, साधु के भेष में तुम असली साधु मालूम होते हो। नकली लगूं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मां। कहकर साधु ने अपने बाल और दाढ़ी हटाकर अलग रख दिए। वह अपने असली रूप में आ गया। पीछा करने वाले की आंखें यह देखकर फटी रह गईं कि वह साधु कोई और नहीं, सुनीत है। उस नकली साधु और उसकी मां की बातें सुनकर वह अत्यधिक चकित और हैरान था। साधु की असलियत जानते ही वह कमरे के पास से हट गया और कुछ ही क्षणों में मकान से बाहर आ गया। इसके कुछ देर बाद उसका घोड़ा तेज गति से राजमहल की ओर दौड़ने लगा। कला की बातें सुनकर राजा रामदेव की आंखें अचरज से कपाल पर चढ़ गईं। वे अविश्वास के भाव से बोले, तुम्हें धोखा हुआ है कला। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरे साथ चलिए महाराज, प्रत्यक्ष ही देख लीजिए। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा से मिलने के बाद कला अपनी बिजली नामक घोड़ी पर बैठकर घर की ओर चल दी। बिजली हवा से बातें कर रही थी। इसी समय कला ने सामने से उड़कर आते हुए एक विचित्र पक्षी को देखा। पक्षी का रंग गहरा लाल था। उसने अपनी चोंच में एक मुड़ा हुआ कागज दबा रखा था। कला के ऊपर से उड़ते हुए पक्षी ने चोंच में दबा कागज नीचे गिरा दिया। कला को लगा कि यह पक्षी रहस्यपूर्ण है। उसने घोड़ी की लगाम खींची और धनुष पर बाण चढ़ाया। तब तक पक्षी उससे दूर जा चुका था। कला ने फिर घोड़ी को एड़ लगाई और पक्षी का पीछा किया। उसने उसके द्वारा गिराए पत्र की कोई परवाह नहीं की। पक्षी आकाश की काफी ऊंचाई पर चला गया। वह नीचे से छोटी गौरैया जैसा दिखता था। कला ने निशाना साधकर उस पर तीर छोड़ा। निशाना अचूक था। तीर पक्षी की टांग में लगा। पक्षी कटी पतंग की तरह लहराया और कुछ नीचे आकर विपरीत दिशा में उड़ने लगा। कला ने भी घोड़े का रुख मोड़ दिया। पक्षी घायल हो चुका था। कला देखना चाहती थी कि घायल पक्षी कहाँ जाता है। लाल कबूतर निर्जन पथ छोड़कर
घनी बस्ती की ओर उड़ा जा रहा था। अचानक बिजली को ठोकर लगी, वह गिरते गिरते बची, मगर कला गेंद की तरह उछलकर नीचे गिर पड़ी और उसके बाएं पैर का घुटना पत्थर पर पड़ने से फट गया। लेकिन उसने इस चोट की कोई परवाह नहीं की। जब तक कला संभलती और पक्षी पर ध्यान देती, वह आंखों से ओझल हो चुका था। कला हाथ मलकर रह गई, लेकिन वह हताश नहीं हुई। एकाएक उसे लाल कबूतर द्वारा गिराए पत्र पर ध्यान गया। वह तुरंत मुड़ी और उस दिशा में चल पड़ी। पत्र पढ़कर कला सन्नाटे में आ गई। वह पत्र उसी को लिखा गया था। कला, सावधान हो जाओ, तुम्हारी कारगुजारी का पता हो चुका है। अगर इस मामले में तुमने आगे कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। कला को जो धमकी भरा पत्र मिला था, उसकी हस्तलिपि किसी लड़की की मालूम होती थी। कला सोचने लगी कि वह लड़की कौन हो सकती है। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उस लड़की के घर पहुंचने पर कला को मालूम हुआ कि वह जेल में बंद है। जेल में बंद लड़की कला को पहचानती थी और यह भी जानती थी कि कला राजा के सलाहकार बुद्धिसेन की लड़की है। वह कला से अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगी। कला उसे सांत्वना देते हुए बोली, तुम मुझे एक प्रार्थना पत्र लिख कर दो, मैं राजा से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। कला ने उसे कागज और कलम भी दिया। लड़की कला की चालाकी को समझ नहीं सकी। उसने प्रार्थना पत्र लिख कर दे दिया। उसकी हस्तलिपि देखकर कला का संदेह विश्वास में बदल गया। कला ने प्रार्थना पत्र और धमकी पत्र को मिलाकर देखा तो दोनों की लिखावट एक जैसी थी। उसने दोनों पत्रों को संभाल कर रख लिया। कला ने अपने घुटने में लगी चोट की परवाह नहीं की। फलतः उसका पैर सूज गया था, अतः वह राजवैद्य के पास जाकर इलाज कराने को विवश हो गई। कला राजवैद्य के यहां पहुंची तो वहां सैनिक अधिकारी देवव्रत पहले से मौजूद था। उसने अपने हाथ पर एक कबूतर बिठा रखा था। राजवैद्य उस कबूतर की लंगड़ी टांग पर कोई दवा मल रहे थे। कला को देखते ही देवव्रत सन्नाटे में आ गया। कला भी उसके हाथ पर जख्मी कबूतर देखकर चौंक पड़ी, फिर संभल गई। देवव्रत अपनी घबराहट छिपाते हुए एकदम से उठकर बोला, अच्छा मैं चलूं राजवैद्य। वह तुरंत चला गया। देवव्रत की गतिविधि ने कला के संदेह की पुष्टि कर दी। जख्मी कबूतर संदेह का मुख्य कारण था, परंतु एक बात आश्चर्यजनक थी। जिस कबूतर ने कला के ऊपर धमकी भरा पत्र गिराया था और उसके तीर से घायल हुआ था, उसका रंग गहरा लाल था, जबकि यह कबूतर गहरे काले रंग का था। कला इस रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी। कला को विचार मग्न और अवाक देखकर राजवैद्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटी, मेरे पास कैसे आना हुआ? कला ने अपना पैर उन्हें दिखाया। राजवैद्य उसका उपचार करने में जुट गए। राजवैद्य के यहां से कला सीधे राजा रामदेव के पास पहुंची। कला ने राजा से एकांत में बातें की। तुरंत बाद कला, राजा और कुछ सहस्त्र सिपाही रथ में बैठकर चल दिए। 10 मिनट बाद उनका रथ देवव्रत के मकान के सामने रुका। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। कुछ हथियारबंद सिपाही लेकर वे मकान के अंदर घुसे। देवव्रत रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उस समय वह घायल कबूतर को सफेद रंग से रंग रहा था। लाल, काला, सफेद और भूरा रंग वहां पाया गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि कबूतर को भिन्न भिन्न रंगों से रंग कर उससे पत्रवाहक का काम लिया गया था। राजा ने कला को उसकी सूझबूझ और बहादुरी के लिए बधाई दी। कला ने राजा को धमकी वाला पत्र तथा जेल में बंद लड़की का प्रार्थना पत्र दिखाते हुए कहा, आप बताएं, इन पत्रों की लिखावट एक जैसी है अथवा भिन्न भिन्न? राजा ने पत्रों को गौर से देखा, फिर अचरज से बोले, दोनों की लिखावट एक जैसी है। तो फिर ये दोनों पत्र राजकुमारी की सहेली किरण के लिखे हुए थे।
आपके विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र में देवव्रत और किरण ही नहीं वरन आपके अनेक शुभचिंतक भी शामिल हैं। समय आने दीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। कला राजा के साथ रथ में बैठी। रथ अज्ञात दिशा में दौड़ने लगा। शाम रात के अंधकार में बदल चुकी थी। राजा का रथ सुनीत के भवन के पास पहुंचने ही वाला था कि सामने से घोड़ा सरपट दौड़ते हुए निकल गया। कला चीख पड़ी, उसका पीछा कीजिए महाराज, देखिए ना, दोनों अपराधी उस पर भागे जा रहे हैं। रथवान ने तुरंत रथ मोड़ा। राजा और कला ने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। वे आगे भागने वाले घुड़सवार पर निशाना साधने लगे। भागने वाले घोड़े पर दो व्यक्ति काले लबादे में लिपटे बैठे थे। राजा और कला ने एक साथ बाण छोड़े। घोड़े जोर से हिनहिनाए और दोनों सवारों सहित धरती पर गिर गए। राजा कला और सिपाहियों सहित झपटकर उनके पास पहुंचे। मशाल जलाकर देखा गया, वे दोनों पहचान लिए गए। उनमें एक सुनीत और दूसरी कृष्णा दासी थी। चोट के कारण दोनों बेहोश हो चुके थे। कला संतोष की सांस लेकर बोली, लीजिए महाराज, ये दोनों अपराधी भी पकड़ लिए गए। मगर ये तो सुनीत और कृष्णा है। राजा अचरज से बोले, ये माँ बेटा हैं, षड्यंत्र में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वह कैसे? षड्यंत्र के शेष दो अपराधियों को और पकड़ जाने दीजिए, फिर ये सब स्वयं अपना अपना अपराध स्वीकार करेंगे। कला हंसकर बोली। राजा कुछ समझ न सके। सुनीत और कृष्णा की गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन बुद्धिसेन ने कला से कहा, षड्यंत्रकारियों का गिरोह बहुत खतरनाक है, तुम उनके पीछे मत पड़ो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। कला दृढ़ता से बोली, मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है। तुम नहीं समझती, बुद्धिसेन खींच कर बोले। तुमने जिसके बचाव के लिए षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है, हो सकता है तुम्हारी भूल के कारण उसे भारी मुसीबत उठानी पड़े। कला समझ गई कि पिता का इशारा विनीत की ओर है। उसने पिता के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, फिर हंसकर बोली, आपका मतलब विनीत भी षड्यंत्र में शामिल है? यह तो मैं नहीं कह सकता। बुद्धिसेन सिहर उठे। कला के मन में यह संदेह पनपने लगा कि षड्यंत्र में किसी न किसी रूप में उसके पिता और युवराज विनीत भी शामिल है। उसे एक चाल सूझी। वह विनीत से मिलने जेल में पहुंची और उससे कहा, युवराज, राजा साहब को आपके षड्यंत्र में शामिल होने का ठोस प्रमाण मिल चुका है। पिताजी ने भी आपके षड्यंत्र में शामिल होने की बात कही है। अच्छा होगा कि आप राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर ले। विनीत यह सुनकर घबरा गया, फिर भी वह संभल कर बोला, मैं निर्दोष हूं कला। कला उसे सांत्वना देते हुए बोली, अगर तुम सच्चाई बयान कर दोगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा लूंगी। विनीत अपना अपराध स्वीकार करने को विवश हो गया। कला की चाल सफल रही। इस घटना के 2 ही घंटे बाद कला के पिता बुद्धिसेन एवं सभी मुख्य अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। युवराज विनीत सहित सभी अपराधी हथकड़ी व बेड़ी में राजा रामदेव के सामने पेश किए गए। अपराधियों के सिर शर्म और ग्लानि से झुके जा रहे थे। राजा रामदेव कला के साहस, सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटी तुम धन्य हो, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से उबारा है। कल प्रातः काल इन सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे नहीं महाराज, कला उन्हें शांत कर बोली, कोई सजा देने से पहले अपराधियों को अपना बयान और सफाई देने का मौका अवश्य दें। हो सकता है कुछ लोग निर्दोष हों। दूसरी बात यह कि इन्हें सूली पर चढ़ा देने से आप उस तिलिस्म और रहस्य से अनभिज्ञ भी रह जाएंगे जो समय समय पर घटित होकर आश्चर्य, रोमांच और संकट उत्पन्न करते रहे हैं। साथ ही आपको राजकुमारी भी वापस ना मिल पाएगी।
तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, राजा कला की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले। कल बारी बारी से प्रत्येक अपराधी का बयान लिया जाएगा और उसके अपराध के अनुसार ही उसके लिए दंड निश्चित किया जाएगा। सभी अपराधी जेल भेज दिए गए। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही सुंदर होती हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा और देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कथा को आगे सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। राजा रामदेव की अदालत दर्शकों से ठसाठस भरी हुई थी। सबसे पहले युवराज विनीत अदालत के कटघरे में लाया गया। सबकी आंखें युवराज पर जम गईं। विनीत ने अपना बयान आरंभ किया। यह सच है कि मैंने अपने पिता राजा रामदेव के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, किंतु उस षड्यंत्र का उद्देश्य राजा को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि राज्य में शांति स्थापित करना था। दयालु प्रकृति के कारण किसी का दुख दर्द देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जिस समय राज्य में अकाल पड़ा, पिताजी राजकुमारी के लिए स्वर्ण महल बनवा रहे थे। यह बात मुझे बुरी लगी। मैंने पिताजी से जनता की सहायता करने को कहा, परंतु उन्होंने मेरा आग्रह ठुकरा दिया। मुझे ताना दिया कि मैं अपने बलबूते पर जनता की सहायता करूं। इससे मेरे अभिमान को ठेस लगी। मैं जनता को सहायता का आश्वासन दे चुका था, इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे उसकी सहायता करनी थी। श्री बुद्धिसेन भी पिताजी से असंतुष्ट थे। उन्होंने मुझे जनता की सहायता करने को प्रोत्साहित किया और परोक्ष रूप से मेरा साथ भी दिया। मैंने स्वर्ण महल उड़ा देने का निश्चय कर लिया। मेरे गुरु विभूतिचार्य बहुत बड़े वैज्ञानिक और तांत्रिक थे। उनसे मैंने अनेक विद्याएं सीखी हैं, परंतु दो मुख्य हैं। एक तो विस्फोट द्वारा भारी से भारी वस्तु को रसातल में ले जाना, दूसरे अदृश्य हो जाना। अदृश्य होने की हालत में मैं दूसरों को देख सकता हूं, परंतु दूसरे लोग मुझे नहीं देख सकते। स्वर्ण महल को गायब करने के लिए मैंने स्वर्ण प्रभा की 14वीं वर्षगांठ का दिन चुना। अपनी योजना पूरी करने के लिए कुछ विश्वस्त सिपाहियों और पहरेदारों को मैंने अपनी ओर मिला लिया। सबसे पहले मैंने अन्य राज्य के एक कुशल और गूंगे कारीगर को बुलवाकर एक गुप्त स्थान पर रखा और उसके हाथों एक मोम का महल बनवाया। मोम का महल घरौंदे के आकार का था। उसे रंग रोगन से इस प्रकार सजा दिया गया कि उसे देखकर स्वर्ण महल का धोखा हो। मोम निर्मित स्वर्ण महल के अंदर पोपले खंभों में एक विशेष प्रकार की गैस भर दी गई थी, जिसकी शक्ति से उसे उड़ाया जा सके। वर्षगांठ वाले दिन मैं अपने कुछ सिपाहियों सहित गुप्त रूप से रात को लगभग 12 बजे असली स्वर्ण महल में पहुंचा। उस समय पहरेदार और सिपाही नींद में ऊँघ रहे थे। महल के अंदर गाना बजाना चल रहा था। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बने रहें और कथा को लाइक जरूर करें। आगे की कथा जरूर सुने। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।